नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है मेरी पगलेट। इस कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। नर्स: मैम, ये पुलिस केस है, पहले इनको पुलिस को इन्फॉर्म करने देते हैं। उस लड़के की माँ: प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। रजिया के सामने खड़ी हो गई। रजिया ने नर्स को ज़ोर से डांटा और कहा, किसी की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। पहले इसे अंदर लेकर चलो। और अंदर ले जाकर उसके पैर पर से गोली निकाल दी और टाँका लगाकर नर्स से मरहम पट्टी करने को कहा और एक इंजेक्शन भी लगा दिया। उस लड़के की माँ: शुक्रिया बेटी, रब तुझे हर खुशी दे। रजिया मुस्कुराते हुए: ये तो मेरा फ़र्ज है माँ जी, और अपने केबिन में जाकर बैठ गई। और एक नर्स से कहा, कॉफ़ी पिलाओ ना किरण। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया रजिया ने, किसी को गोली लगी है, हॉस्पिटल आ जाओ। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और मरीज के पास आकर उसे देखकर कहा, हमें इनका बयान लेना होगा। डॉक्टर रजिया: देखिए सर, इनको होश नहीं आया है, सुबह तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर: ओके, यहाँ हम अपने पुलिस बिठाकर जा रहे हैं, जब इन्हें होश आएगा हम बयान लेने आ जाएंगे। डॉक्टर रजिया: बयान लेने से पहले एक बार इनकी कंडीशन चेक करने दीजिए। फिर अपने हॉस्पिटल के नर्स और जूनियर डॉक्टर को सारी बात समझाकर कहती है, कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना, ओके। डॉक्टर आकाश को बुलाओ, अभी यहाँ ड्यूटी करेंगे। रजिया ने घड़ी देखी, 3 बज चुकी थी। उसने कहा, मैं यहीं अपने रूम में हूँ, अब घर क्या जाऊँ, आनंद के आने के बाद चली जाऊँगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर उठा लेना, ठीक है। डॉक्टर आकाश भी आ गया और कहने लगा, ओके मैम, मैं हूँ। डॉक्टर अजय अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। जिस लड़के को गोली लगी थी उसका मासूम सा चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। डॉक्टर रजिया सोच रही थी, इतना मासूम चेहरे वाले की दुश्मनी कैसे हो सकती है किसी से। कितनी कशिश है उसकी आंखों में और कितनी मासूमियत है उसके चेहरे पर। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रात भर की थकी हुई थी, आराम से सो गई। सुबह 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह चौंक कर उठ गई। रजिया उठकर घड़ी देखने लगी। ओह, मुझे इतना लेट हो गया। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। दरवाजे से आवाज़ आई, रजिया। रजिया ने उठकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर उसके पॉप्स खड़े हुए थे। रजिया: पॉप्स, आप यहाँ, क्या हुआ? रोहन अंदर आते हुए: बेटा जी, रात में घर नहीं लौटी और फ़ोन भी नहीं उठाया तुमने, तो तुम्हारी मॉम मुझे नाश्ता भी नहीं दे रही है। तुम यहाँ आराम से सो रही हो। रजिया: सॉरी पॉप्स, रात में एक इमरजेंसी केस आ गया था तो मुझे रुकना पड़ा। रात में अमन भी नहीं था तो मुझे यहाँ रुकना पड़ा। रोहन: इट्स ओके बेटे, जल्दी से तैयार होकर घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। रजिया: ओके पॉप्स। और वो वॉशरूम में मुंह धोकर आ गई और कहती है, पॉप्स आप 1 मिनट बैठिए, मैं मरीज़ को एक बार देख कर आती हूँ। रोहन: सिर्फ 1 मिनट बस, ओके। रजिया मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ पॉप्स, आप जाओ, मैं आती हूँ। और वो चली गई। रजिया वार्ड नंबर 11 में आई और नर्स से कहा, उसकी फ़ाइल लाओ। और कहा, कैसा है वो अभी? नर्स: जी मैम, अभी सुबह होश में आया है। पुलिस आ गई मैम उससे मिलने, क्या कहें? रजिया वहाँ से वार्ड में आई और चेक करने लगी उस मरीज़ को। रजिया ने कहा, क्या नाम है आपका और आप कैसे हैं? रमन नाम है मेरा। जी, मुझे वीकनेस फ़ील हो रहा है। रज़िया: इंस्पेक्टर साहब, ज़्यादा पूछताछ नहीं करिएगा, रमन अभी ठीक नहीं है। 1-2 दिन बाद भी आप पूछताछ कर सकते हैं। इंस्पेक्टर: देखिए डॉक्टर साहिबा, हम लोग ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, लेकिन पूछताछ तो करनी पड़ेगी। रज़िया: रमन जी, अगर आपको ठीक लग रहा हो तो जवाब दीजिएगा। रमन: जी। रज़िया ने नर्स को कुछ समझाया और कहा, आकाश आए तो मुझसे बात करवाना, ओके। और वहाँ से निकल गई, अपनी कार में आकर बैठ गई और फिर अपने पापा से कहा, चलें पॉप्स। रोहन: ये 1 मिनट है तो फिर 30 मिनट कैसे होते हैं? कार ड्राइव करते हुए: सॉरी पॉप्स, आपने मुझे डॉक्टर क्यों बना दिया? फिर सामने देखते हुए कहा, आपको भूख लगी हुई है? रोहन: नहीं बेटा जी, मुझे लौकी की खीर खानी है, तेरी मॉम ने बनाई है। वो मुझे तेरे खाने के बाद ही खाने दे रही है, पहले नहीं। बोल रही थी, मेरी जिया पहले खाएगी, फिर तुम खाना, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। रज़िया: पॉप्स,
आप ना कभी नहीं सुधरेंगे। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, अपनी खीर से प्यार करते हो। पॉप्स: जिया बेटे, माय स्वीट हार्ट, लव यू टू डियर। रजिया जूठा गुस्सा दिखाते हुए गाड़ी अपने पोर्च पर रोकी और कार से उतरकर अंदर आ गई और आवाज़ लगाई, मॉम, लौकी की खीर सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहिए, किसी को भी नहीं देना। ओके, मैं नहा कर आती हूँ। और ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। रजिया नहा कर तैयार होकर नीचे उतर कर आई और नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। रोहन और रीमा दोनों बैठे हुए हैं, उनके साथ मिलकर खाना नाश्ता किया और सबने मिलकर खीर खाई। रीमा: जिया बेटे, ये पुलिस को इन्फॉर्म तुमने क्यों किया? जिसको गोली लगी थी उसके घर वाले खुद कर सकते थे। बेटे, तुम ये सब में नहीं पड़ना। रजिया: मॉम, इसीलिए पॉप्स मुझे लेने आए थे। आप समझ में आया। आपको ये सारी बातें बताई किसने? रीमा: तुम्हारे पॉप्स को आकाश ने बताया पूरी बात। तुम तो बताने से रही, हम लोगों का ख्याल नहीं है तुम्हें? रजिया: मॉम, पॉप्स, आप लोग बेकार की फ़िक्र कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दोनों की दुआ से। रज़िया के मोबाइल पर आनंद का नंबर आ रहा था, उसने उठाया और कहने लगी, हेलो, कहाँ हो तुम? कल से कोई अता-पता नहीं है, मोनिका का भी पता नहीं, दोनों एक साथ हो क्या? कुछ बताए भी नहीं। डॉक्टर आनंद: कूल डाउन रज़िया, हाँ, मैं और मोनिका साथ में ही हैं। मोनिका की मौसी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, तो मोनिका के साथ मुझे भी जाना पड़ा। शहर में उसकी मौसी अकेली रहती है। अभी भी मोनिका और मैं यहीं पर हैं, कल शाम को ही आ पाएंगी। रज़िया ने हॉस्पिटल फ़ोन लगाया डॉक्टर आकाश को और फिर वहाँ का हालचाल पूछकर कहा कि आनंद सर के जो भी पोस्ट पेशेंट हैं वो तुम जाकर चेक कर लो, आनंद नहीं आ पाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके? डॉक्टर आकाश: ओके मैम। रज़िया ने अपने रूम में जाकर चेंज किया और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। डॉक्टर रज़िया ने आकर राउंड में गई। हॉस्पिटल में सभी पेशेंट्स को चेक करने के बाद रमन को चेक करने के लिए गई। उसके रूम में जैसे ही अंदर गई, रमन व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। रजिया उसे चेक किया और पूछा, कैसे हो रमन आप? रमन: ठीक हूँ। रमन की मॉम रजिया के हाथ पकड़कर, थैंक्स बेटे, रब तुझे हर खुशी दे, तुमने मेरे बेटे को जीवन दिया है। रजिया: ये तो मेरा फ़र्ज़ है माँ जी। रमन की मॉम: बेटे, उन गुंडों के डर से किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे। वो बहुत बड़ा गुंडा है जिसने गोली मारी मेरे बेटे पर। तुमने इलाज किया बेखौफ होकर। रजिया: ये तो हर डॉक्टर को करना चाहिए। रजिया ने नर्स को रमन की दवा समझाई। रमन तीखी नज़रों से रजिया को देख रहा था। रमन के दिल में रजिया के लिए कुछ मोहब्बतें एहसास होने लगी थी। पहली नज़र का प्यार एक डॉक्टर और एक मरीज़ को हुआ। रजिया जाने लगी वहाँ से तो रमन ने कहा, डॉक्टर साहिबा, अब आप मुझे मिलने कब आएंगी? रजिया: मतलब? रमन: डॉक्टर साहिबा, आप बुरा नहीं मानेंगी, मैंने जो कहा आपसे। रजिया: इट्स ओके, और मुस्कुरा दी। रजिया का दिल पता नहीं ज़ोरों से धड़कने लगा था और वो अपने रूम में चली गई और बैठकर सोचने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है और क्यों? रमन की बातें और उसका मासूमियत भरा चेहरा मुझे उसके करीब क्यों खींच रहा है? यही हाल रमन का भी था। डॉक्टर रजिया का इंतज़ार करने लग रहा था। वो रजिया को देखता था तो अपना हर दर्द भूल जाता था। अपलक निहारने लगता था रजिया को, उससे छुप छुप कर। रमन को हॉस्पिटल में आए आज 1 हफ्ता हो गया था और आज उसकी छुट्टी हो रही थी। रमन सुबह से रजिया का इंतज़ार कर रहा था, आज उससे मिलकर ही जाऊँगा। उसका दिल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होना चाहता था। रजिया से दूर होने के डर से वो बहुत उदास हो गया था। रजिया भी आज हॉस्पिटल नहीं आई। वो रमन को दूर जाते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो भी हॉस्पिटल नहीं आई। रमन परेशान होकर घूम रहा था। रजिया क्यों नहीं आई? उसके रूम के पास गया, वहाँ भी लॉक लगा हुआ था। रमन ने नर्स से पूछा, डॉक्टर रजिया नहीं आई क्या? मुझे उनसे मिलना है, प्लीज़ मेरी बात करवा दीजिए। नर्स: सॉरी सर, मैडम जी नहीं आई और उनका नंबर मेरे पास नहीं है। रमन डिस्चार्ज होने के बाद भी रूम नहीं छोड़ रहा था। मुझे अभी नहीं जाना है। रमन को एक बात सूझी, उसने कहा, नर्स, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, और बिस्तर पर लेट गया और दर्द से कहराने लगा। नर्स ने तुरंत डॉक्टर रजिया को कॉल किया और कहा, रमन की छुट्टी हो गई थी लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, आप जल्दी आ जाइए मैम। डॉक्टर रजिया तुरंत 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गई और जाकर कहती है, रमन को क्या हुआ? और वो उसे चेक करने लगी। रमन उल्टा लेटा हुआ था, उसे देखकर कहने लगा, मैं ठीक हूँ, आप क्यों आ गई? मुझसे आपको हमदर्दी क्यों है? दिन भर से अभी आ रहे हो? और ये कहकर मुंह फेर कर लेट गया। रजिया: तुम डिस्चार्ज हो गए हो?
घर क्यों नहीं गए अभी तक? रमन ने कहा। बैठे हैं बड़ी फुर्सत से तेरी फुर्सत के इंतजार में। और कहने लगा, अब आपके दीदार हो गया है, अब जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मुझे आपका शुक्रिया कहना है इसलिए रुके हुए थे। रमन, आपने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। फिर रजिया के हाथ में गिफ्ट पैकेट देते हुए, मेरी मॉम ने आपके लिए दिया है, कबूल कर लीजिए वरना मेरी मॉम का दिल टूट जाएगा। रजिया ने ले लिया और कहा, थैंक्स कहिएगा माँ जी को, और अपना ख्याल रखना, एक बार चेक करवाने ज़रूर आइएगा। रमन, आपका नंबर दीजिए, आपसे बात करने के बाद ही आएंगे, अपनी मोम को लेकर। रमन अपने ड्राइवर से कहता है, सामान गाड़ी में रखो, चलो मोम इंतज़ार कर रही होगी। रजिया, एक हफ्ते बाद एक बार चेक करवाने आ जाना और अपना ख्याल रखना। रमन, क्या मैं कहीं और भी चेक करवा सकता हूँ? रजिया, हाँ, लेकिन यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम? रमन, है, बहुत बड़ा। और फिर चले जाते हैं। रजिया उसे जाते हुए देखती रहती है। उसे अंदर से लग रहा था कि कोई अपना उससे दूर होता जा रहा है। उसका दिल बहुत उदास हो गया। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था उसे ये एहसास क्यों हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वो जल्दी से अपने रूम में चली गई और जाकर आईने में देखा अपने आप को, और अपने आप से कहने लगी, मुझे ये क्या हो रहा है। आनंद हॉस्पिटल में आते ही अपने द्वारा एडमिट किए हुए मरीज को देखने लगा। फिर नर्स से कुछ बातें करने लगा और कहा, डॉक्टर आकाश कहाँ हैं, उन्हें मेरे केबिन में भेजना। और ये बोलकर वो चले गए। अमन अपनी मरीजों की फाइल देख रहे थे कि डॉक्टर रजिया आई और बोली, आ गए, मोनिका नहीं आई क्या? डॉक्टर आनंद, बैठो रजिया, मोनिका कल या फिर परसों आ जाएगी उनकी आंटी के ठीक होने के बाद। डॉक्टर रजिया, कुछ दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, मेरी कज़न सिस्टर की शादी है, अब तुम्हें देखना है हॉस्पिटल को। अमन, पॉप्स रहेंगे, आप उनसे से सलाह लेते रहना। दिल्ली शहर में एक हफ्ता लग जाएंगे, कुछ डॉक्टर्स भी बाहर से आ रहे हैं, उनसे भी मिलना है, इसलिए जा रहे हैं। शादी में जाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मोम जाती। अमन, अच्छी बात है, जाओ, कुछ दिन एंजॉय करके आ जाओ, एक साल से कहीं नहीं गई हो। डॉक्टर रजिया, ओके आनंद, चलते हैं, सभी मरीजों को अच्छे से ख्याल रखना, ओके बाय। रज़िया दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अपने बैग लेकर बाहर निकल कर टैक्सी करने लगी। उसकी मॉम 2 दिन पहले ही चली गई थी। रज़िया जैसे ही अपनी मौसी के घर पहुंची, उसकी कज़न सिस्टर निवेदिता दौड़ कर आई और उसे गले लगाते हुए कहा, मिस यू डियर, कितने साल बाद मिली हो। रज़िया, मिस यू टू डियर निवी, 4 साल बाद मिले हैं यार। निवी उसे अंदर लेकर गई और कहती है, मॉम देखो तो, आपकी चहेती बेटी आ गई है। नीवी की मॉम ने रज़िया को गले लगाकर कहा, कैसे हो बेटे? रज़िया, ठीक हूँ मासी, आप कैसे हो? फिर अपनी मॉम से मिली और फिर कहा, मिस यू मॉम। मासी, नीवी रज़िया को अपने रूम में लेकर जा और उसे फ्रेश होने दे। जा बेटा रज़िया, शाम को संगीत है, तैयार रहना डांस के लिए। रज़िया ने मुस्कुराया और रूम में चली गई। शाम को संगीत पार्टी। नीवी ने अपने संगीत पर खुद बहुत डांस किया। नीवी की सहेलियों ने भी खूब मस्ती की डांस करते हुए। अब सभी ने रजिया को डांस करने के लिए बहुत जिद की, तो रजिया तैयार होकर नीचे उतर आई और डांस करने लगती है। सभी की नज़र रजिया पर थी। बहुत अच्छा डांस कर रही थी और बहुत सुंदर दिख रही थी। रजिया को लगा कोई ऊपर से उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। उसने डांस करना बंद कर दिया और उठ बैठी। रजिया धीरे से सबके बीच में से उठकर ऊपर चली गई। वहाँ जाकर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, तो फिर अपने रूम में जाकर बैठ गई। नीवी, क्या हुआ यार, तू ऊपर क्यों आ गई, थक गई क्या? रजिया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से मेरी फ़ोटो क्लिक कर रहा है, देखने आई तो कोई नहीं था। नीवी, यार तुम हो ही इतनी सुंदर, कोई भी अपने मोबाइल में कैद करना चाहता होगा। रजिया, अच्छा जी, और तुम तो बदसूरत हो। साहिल जी को कैसी बीवी मिल रही है, मुझे तो तरस आ रहा है उसके ऊपर। निवेदिता, जाओ सुथरी ढूंढ दो, बहुत तरस आ रहा है तो। रजिया, जलने की बू आ रही है। निवी गुस्सा होकर नाटक करने लगी। रजिया, ओए मान जाओ, ऐसे में दूल्हा देख लेगा तो इतनी फूली हुई नाक देखकर बारात लेकर वापस चला जाएगा, या फिर बारात लेकर ही नहीं आएगा। नीवी, मासी, मासी देखो इस रजिया को, मुझे सता रही है। जिया, क्या हुआ यार? फिर दोनों हंसने लगी और पलंग पर लेट गई। दूसरे दिन हल्दी की रस्म थी। दूल्हे के घर से हल्दी की बारात आई थी। दुल्हन की भाभी, 8-10 लड़कियां और 2-4 लड़के
कार में लेकर आए थे। नीवी बहुत सुंदर लग रही थी हल्दी ड्रेस में। रजिया भी हल्दी ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। नीवी के ससुराल से हल्दी लेकर आए थे वो लोग जिनको उनको हल्दी से लगा रहे थे, जिसमें एक लड़का आया था। उसे देखकर रजिया को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही है रमन, या फिर उसकी आंखों का धोखा। बहुत सुंदर लग रहा था कुर्ते पजामे में। रमन भी रजिया को देखता ही रह गया। हमेशा उसे डॉक्टर की पोशाक में देखता था। आज पहली बार अलग रूप में देख रहा था रजिया को। अमन तो जैसे खो ही गया था। रजिया और अमन दोनों ही एक दूसरे में खो गए थे। उन्हें होश नहीं था यहाँ क्या हो रहा है। रमन को उसके दोस्तों ने कहा, अरे यार रमन, कहाँ खो गए। तब उसे होश आया और वो छिप सा गया। यही हाल रजिया के साथ हुआ। जब उसे उसकी मॉम ने आवाज़ लगाई, जिया आ जा इधर, हल्दी लगाओ निवेदिता को, तो जिया छिप गई और वहाँ से चली गई। रमन ने अपने दोस्त साहिल की भाभी से पूछा धीरे से, भाभी ये लड़की इन लोगों के रिलेटिव में है क्या। भाभी, मौसी की बेटी है निवेदिता की। नाश्ता दिया गया दूल्हे वालों को। रमन ने उसके बाद ठंडा लिया और फिर एक तरफ जाकर जहाँ रजिया खड़ी थी वहाँ जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ठंडा पी लीजिए मैम। रजिया ने उसे देखकर कहा, मुझे नहीं पीना है, तुम पियो। कैसे हो रमन, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आए चेक करवाने दोबारा। रमन, मैं तो गया था, आप खुद वहाँ से गायब थी। कल तो डॉक्टर आनंद सर से मिलकर आया हूँ। बहुत उदास हो गया था, जिससे मिलने के लिए गया था वही नहीं मिली, लेकिन मेरी किस्मत देखो आप यहाँ मिल गई। रजिया, कैसे हैं तुम्हारे जख्म, और दूल्हे वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। रमन, साहिल और मैं बचपन में एक साथ पढ़े हैं कॉलेज तक। रजिया, तुम दिल्ली के रहने वाले हो तो इतनी दूर एक कस्बे की हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुए थे। रमन, क्योंकि मुझे सिर्फ डॉक्टर रजिया पर यकीन था, जिसका मरीज अब जिंदगी भर के लिए बन गया हूँ। अब आप मेरा इलाज करो वरना जी नहीं पाएंगे। रजिया, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े दिमाग के डॉक्टर हैं, इलाज करवा लीजिए। रमन, ठीक है, आप नहीं कर सकती हैं मेरा इलाज तो मैं जा रहा हूँ। रजिया, अच्छा जी। रमन, रजिया साहिबा, मुझे आपसे मिलना है, बात करना चाहता हूँ। बोलो, अभी भाभीियों को घर छोड़कर आपको लेने आऊँ। रजिया, रात हो जाएगी, कल सुबह मिलते हैं। रमन, ये दिल्ली है डॉक्टर साहिबा, यहाँ रात को भी दिन की शुरुआत होती है। मैं आ रहा हूँ, आप तैयार होकर रहिए, ओके। रजिया, रजिया, देख यार निवी, मुझे किसी से मिलने जाना है, घर में कोई भी पूछे तो तुम संभाल लेना, ओके। रमन रजिया को लेने आ गया। दोनों एक साथ एक ही कार में सवार होकर चले गए। दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। रमन ने पूछा, कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं। रजिया, मुझे भूख नहीं है, कॉफ़ी पीते हैं। रमन ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी और दोनों बैठ गए। रमन ने कहा, कुछ और कहना चाहता हूँ, अगर गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। रमन, जब से मैंने पहली बार देखा तुम्हें, जब से तुमसे प्यार करता हूँ और आपसे सुनना चाहता हूँ। रजिया ने रमन की तरफ देखते हुए नीचे सर कर लिया। रमन की बातों में उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। रमन ने कहा, आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हो मुझे मालूम होना चाहिए। रजिया ने सिर नीचे करके कर लिया और कहने लगी, जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। मैं तो सोच रही थी अब तुम नहीं मिलोगे मुझे। रमन ने रजिया का हाथ पकड़कर कहा, लव यू। रजिया शर्माते हुए बोली, लव यू टू। दोनों ने एक दूसरे का हाथ में हाथ लेकर बैठ गई, एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। वेटर 2 बार कॉफ़ी रखकर चला गया। तीसरी बार वेटर ने कहा, सर कॉफ़ी लीजिए, 2 बार ठंडी हो गई है। रजिया और रमन आज भी बहुत खुश हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगे। रजिया, चलो रमन चलते हैं, बहुत रात हो गई है। रमन, कल मिलते हैं, ओके। रमन ने रजिया को उसके मौसी के घर के पास आकर कार रोक दी और कहा, रजिया मत जाओ ना। रजिया, जाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। कल फिर मिलेंगे, मेहंदी की बारात में आइएगा। अच्छा चलते हैं, बाय। रमन, फिर मिलते हैं जान, ओके बाय। वो भी बोलकर चला गया। रजिया अंदर चली गई और निवेदिता को पूरी दास्तान सुना दी। दूसरे दिन निवि की मेहंदी बारात थी। आज दूल्हे वाले बारात लेकर आने वाले थे। शाम की तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी। सभी घर वाले निवि और उसकी सहेलियां हरे ड्रेस में तैयार हो रही थी। निवि और रजिया दोनों जब नीचे उतर कर आई तो सभी उन दोनों को देखकर कहने लगे, इन्हें नज़र ना लग जाए। जैसे ही दूल्हे वाले मेहंदी वाली बारात लेकर आए, निवि और जिया ने खूब सारा डांस किया अपनी सहेलियों के साथ। मेरा सोना सजन घर आया,
नींद ईद हो गई मेरी, मुझे चाँद नज़र आ गया, मुबारका मुबारका। आज ये बहुत खुश थी, रमन जो मिल गया था। रमन को देखकर खुशी से झूम रही थी जिया। रमन भी आ गया उसके पास। दोनों ने मिलकर खूब डांस किया। रमन ने मौका मिलते ही जिया का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया और कहने लगा, आज तो मेरी जान ले लेगी ये तुम्हारा रूप। बहुत सुंदर लग रही हो तुम जिया। जिया ने कहा, तुम भी तो स्मार्ट लग रहे हो। दोनों घर के गार्डन वाले हिस्से में आकर झूले पर बैठ गए। रजिया, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे यहाँ दिल्ली में मिले हो। रमन, मैंने सोचा भी नहीं था हम दोनों ऐसे मिलेंगे, और वो भी दिल्ली में। तुमने मेरा प्यार कबूल करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है जान। रजिया, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ। बहुत मिस किया था मैंने तुम्हें जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। मुझे खालीपन सा लगने लगा था, जैसे मेरी दुनिया सूनी हो गई हो। रमन, निगाहें तो जरिया है इजहार का, जरा मेरे दिल में झांक कर देख, एक दरिया है प्यार का। रजिया, शायर कब से बन गए तुम? रमन, जब से तुम मिली हो। दोनों घंटों एक दूसरे के साथ बैठे रहे। रजिया अपना सिर रमन के सीने पर रखकर बैठी थी। रजिया, काश ये वक्त यहीं रुक जाए, मैं ऐसे ही तुम्हारे सीने से लिपटी रहूं और जमाना गुजर जाए। रमन, क्या बात है मेरी जान, हमारे साथ का असर इतनी जल्दी? बिगड़ गई हो तुम? रजिया, अच्छा जी, ये बात है तो कल से नहीं मिलेंगे तुमसे। रमन, अभी उठाकर ले जाऊंगा, समझी? रजिया, ना बाबा, मुझे ऐसे नहीं जाना है। हल्दी मेहंदी बारात लेकर आना पड़ेगा जब जाऊंगी। ऐसे कैसे चली जाऊंगी बिना बाजा, बिन बारात, बिन सब रस्म और रिवाजों के? और वो उठकर खड़ी हो गई। चलो अंदर चलते हैं, सभी मेहमान चले जाएंगे। रमन ने रजिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं बारात लेकर आऊंगा मेरी जान, बहुत जल्दी। और फिर उसे सीने से लगा लिया। रजिया ने कहा, रमन छोड़ो, चलो अंदर। और उसे छुड़ाकर अंदर चली गई। दूसरे दिन बारात आई नीवी की, और शादी भी हो गई। विदाई होने के बाद दुल्हन अपने ससुराल चली गई। धीरे धीरे सभी मेहमान भी चले गए। सारा माहौल बोझिल हो गया। बेटी की विदाई के बाद बेटी का मायका बहुत सूना हो जाता है। घर की रौनक चली जाती है। वही रौनक दूल्हे के घर नजर आने लगती है। रजिया भी नीवी की विदाई में रोते हुए आंखें भीग गई थी। वो बोझिल माहौल से दूर होकर नीवी के रूम में चली गई, जहाँ वो रुकी हुई थी। उसे उसकी याद सताने लगी, और वो अपने कपड़े उतारने के लिए दुपट्टा हटाकर सोफे पर जैसे ही रखा, ऐसा लगा रूम में कोई है। रजिया डर गई और बोली, कौन है? कौन है रूम में? बाहर आओ। एक साया वो सामने आकर खड़ा हो गया। रजिया की चीख निकल गई, कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने रजिया के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, चिल्लाओ मत, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर चिल्लाओगी तो अच्छा नहीं होगा। 2 मिनट मेरी बात सुनो। तुम ही डॉक्टर रजिया हो? रजिया ने सिर हिलाकर हाँ कहा। देखो, मैं साफ साफ समझा रहा हूँ, उस रमन से दूर रहो, वरना तुम पछताओगे। रजिया ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन होते हो मुझे रमन से दूर करने वाले? रमन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और मैं उसकी खुशी नहीं चाहता। उसे तो मरना ही होगा। एक बार तुमने बचा लिया, अब तुम उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। ये पहला और आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। रजिया को तो काटो तो खून नहीं, ऐसी खड़ी हुई थी। ये व्यक्ति मेरे बारे में सब जानता है। आखिर है कौन ये? सुनो, इसे कोरी धमकी नहीं समझना। तुम जिस कस्बे में रहती हो मुझे सब पता है। तुम अनजान हो और बहुत अच्छी हो, इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। और फिर वो चला जाता है। रजिया सन्न रह गई। आखिर ये क्या है, और क्यों? रमन है कौन? इसी धुन में खोए हुए वो सोफे पर धम से बैठ गई। रजिया की आंखों में आंसुओं की लड़ी बह रही थी। रमन का मासूम चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। थोड़ी देर बाद जब रजिया को हल्का लगा, तो रमन को कॉल किया और कहा, कहाँ हो तुम? रमन, क्या बात है, आज मेरी जान ने मुझे कॉल किया? नींद नहीं आ रही है क्या? रजिया, मुझे अभी मिलना है तुमसे, आ जाओ अभी के अभी। रमन, नीवी की सुहागरात हो रही है, ये सोचकर तुम्हें भी कुछ कुछ हो रहा है क्या? मैं नहीं आऊँगा, मेरी इज्जत खतरे में है। मैं अबला पुरुष। रजिया ने रूखे स्वर में कहा, फालतू बातें मत करो, मुझे तुमसे मिलना है, घर आओ अभी। रमन को रजिया की आवाज़ में दर्द बेचैनी महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, बस 10 मिनट में पहुंचता हूँ मेरी जान। रजिया ने कपड़े चेंज कर लिए और मुंह हाथ धोकर पानी पिया और सोफे पर बैठ गई।
घर में सभी सदस्य सो गए थे। रजिया अपनी मॉम के पास गई और कहती है, मॉम, रमन आएगा तो अंदर भेजिएगा, मुझे उससे कुछ बात करनी है, प्लीज़ मॉम। मालिनी, क्या बात है बेटे, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। रजिया, कुछ नहीं मॉम, मुझे उसे कुछ दवाई समझानी है, फिर कल दोपहर में हम लोग चले जाएंगे तो फिर इसलिए। रीमा, ठीक है बेटे। रमन आया और अंदर आ गया। रीमा ने उसे ऊपर कमरे में भेज दिया। जाओ, जिया उस रूम में है। रजिया सोफे पर बैठी हुई थी। रमन आया तो उसने कहा, आओ बैठो। रमन ने आते ही जिया को गले लगा लिया। क्या हुआ मेरी जान? रजिया को बहुत सुकून मिला रमन के सीने से लगकर। उसकी आंखें भर आई। रमन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? प्लीज़ जान, बताओ। मेरी जान मत लो, बताओ ना। रजिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बैठो पहले, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। और किचन में चली गई। कॉफ़ी बनाकर लेकर आई, एक रमन को दी और एक अपने लिए। दोनों बैठकर पीने लगे। रमन, अब बताओ ना जिया, क्या हुआ? रजिया, पहले तुम बताओ, इतने बड़े शहरों के होते हुए तुमने मेरे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों किया गया? रमन, सिर्फ ये जानने के लिए तुमने मुझे इतनी रात को बुलाया? रजिया, बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन तुमसे सच जानना चाहती हूँ। रमन, मुझे जिसने गोली मारी थी वो इसी इलाके में चलाई गई थी। मैं अपने फार्म हाउस पर गया हुआ था। वापसी में उसने मुझे गोली चलाई। उस समय सिर्फ वही कस्बा पास में था जहाँ तुम्हारा हॉस्पिटल है, इसलिए वहाँ लेकर चले गए। रजिया, तुम्हें गोली किसने और क्यों मारी है? रमन, यार तुम पुलिस वालों जैसे सवाल कर रही हो। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? रजिया, बताओ ना, मुझे बताने में कोई परेशानी है? रमन, मेरा बिजनेस पार्टनर है सुधीर शर्मा। उसकी एक बहन थी, वो मुझसे प्यार करती थी। मुझे नहीं मालूम था। उसने एक दिन मुझसे अपने प्यार का इजहार किया तो मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। रूही, मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। रूही थोड़ी माइंड डिस्टर्ब थी। वो मुझसे लिपट गई और कहने लगी, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने उसे बहुत समझाया। देखो रूही, प्यार दो दिलों, दो आत्माओं का मिलन है। जोर ज़बरदस्ती से प्यार नहीं होता है। रूही छत पर दौड़कर चढ़ गई और कहने लगी, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? बोलो, वरना मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। मैंने उसे बहुत समझाया। देखो रूही, प्लीज़ नीचे उतर आ जाओ। आओ बैठकर बात करते हैं प्लीज़। उनके घर में भी कोई नहीं था। सुधीर और उसकी बहन रूही, बस दोनों ही रहते थे। सुधीर ऑफिस गया हुआ था। मुझे रोही ने फ़ोन करके बुलाया था। भैया, फाइल भूल गए हैं, आप ले जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है। किसी और के हाथ देने से मना किया है भाई ने। ठीक है, मैं आता हूँ। और मैं गया तो वहाँ रूही का नाटक शुरू हो गया। रमन, रूही नीचे आ जाओ प्लीज़, तुम मुझसे मुझे समझने की कोशिश करो। रमन, जिया को रूही की हरकतें सुना रहा था। उसका प्यार एक तरफा था। वो रमन को प्यार करती थी, लेकिन रमन ने कभी उसे उस नज़र से देखा ही नहीं था। वो सिर्फ अपने बिजनेस पार्टनर की बहन समझकर उससे बात कर लिया करता था। उस बात को रूही ने प्यार समझ लिया। एक दिन रमन को रूही के नंबर से फ़ोन आया और कहा, भाई इम्पोर्टेंट फ़ाइल घर पर भूल गए हैं। वह वहाँ अभी मीटिंग है, इसलिए आप जाते समय फ़ाइल लेते जाइएगा। उस फाइल को रूही ने सुधीर के नज़रें बचाकर उसके बैग से निकाल लिया था, इसी बहाने रमन को घर बुलाने के लिए, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। रमन ने, ठीक है, मैं आता हूँ। रमन जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। रमन ने कहा, रूही फाइल दो। रूही सामने आ गई। रूही रमन के सामने आकर खड़ी हो गई और कहती है, इतनी जल्दी क्या है रमन, कुछ देर मेरे पास बैठो ना प्लीज़, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। जब से पहली बार देखा है तुम पर मरने लगे हैं। रमन पीछे हटते हुए, देखो रूही, मुझे फाइल दो, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है, सुधीर इंतजार कर रहा होगा। रूही, फाइल तो मैंने कब की भेज दी है, तुम मेरे पास बैठो रमन। रमन पलट कर जाने लगा तो उसने आगे बढ़कर रोक लिया। उसके सीने से लिपट गई और कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ रमन। रमन, हटो रूही, ये क्या कर रही हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हें मैंने कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। और वो छुड़ाकर जाने लगा। रूही, मैं तुमसे प्यार करती हूँ रमन, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर तुम छोड़कर गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और दौड़कर छत पर चढ़ गई। रमन, प्लीज़ रूही, नीचे उतर आओ। यार ऐसे मत करो। और रमन मोबाइल निकाल कर सुधीर को कॉल करने लगा। उसका नंबर स्विच ऑफ था। मीटिंग शुरू हो गई। यार इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग और ये रूही का नाटक, यही सोच रहा था रमन
कि रूही ने कहा, रमन, कहो ना तुम मुझसे प्यार करते हो। रमन ने रूही को अपनी बातों में लगाए रखा और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। आप लोग जल्दी से आ जाइए। 10 मिनट में पुलिस इंस्पेक्टर और एक पुलिस वाला आ गए और उन्होंने रूही से कहा, नीचे आकर बात करो रमन से। रूही नीचे देखकर रूही ने कहा, पुलिस आ गई। रूही, रमन, तुमने पुलिस बुलाकर अच्छा नहीं किया, मेरे ब्रदर की बदनामी होगी। अब मैं जा रही हूँ। रमन, और वो कूद गई। पुलिस और रमन देखकर हैरान रह गए। रमन को तो होश ही नहीं था। रूही जमीन पर गिर चुकी थी, खून से लथपथ। रमन को पुलिस वालों ने कहा, ये लड़की तो सच में कूद गई। तब रमन को होश आया और दौड़कर छत से नीचे देखा तो रूही इस दुनिया से विदा हो गई थी। रमन चिल्लाता रहा, रूही, ये तूने क्या किया, पागल लड़की। और ऑफिस में कॉल किया और कहा, सुधीर को बहुत इमरजेंसी है, घर भेज दो। सुधीर की सेक्रेटरी मीटिंग के दौरान अंदर जाकर सुधीर के कान में बताया कि आपको घर जाना चाहिए। सुधीर ने फाइल फेंकी और पागलों की तरह कार के पास आकर बैठ गया और ड्राइवर से कहा, घर चलो। घर आकर देखने के बाद सुधीर तो जैसे पागल हो गया था। उसकी दुनिया में सिर्फ रूही थी, परिवार के नाम पर, और कोई नहीं था। रमन ने उसे संभाला। यार सुधीर, क्या करे यार। रूही ने ये क्या कर लिया और खुद भी रोने लगा सुधीर से लिपट कर। पुलिस ने अपना काम किया, रूही की बॉडी को ले जाने लगी तो सुधीर ने इंस्पेक्टर को अकेले में ले जाकर कहा, अब जो हो गया सो हो गया इंस्पेक्टर साहब, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी बहन के बारे में लोग क्या क्या बातें करेंगे, प्लीज़ बात घर में ही रहने दीजिए, घर की बात है। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, मेरी नौकरी का सवाल है। सुधीर और रमन ने हाथ जोड़कर कहा, कभी नहीं। रूही का अंतिम संस्कार किया गया। सभी मेहमान और मित्र धीरे धीरे चले गए। सिर्फ रमन ही रह गया सुधीर के पास। रमन ने समझाकर सुधीर को खाना खिलाया। सुधीर ने थोड़ा सा नाम मात्र के लिए ही खाना खाया। रमन कहने लगा, मैं घर से फ्रेश होकर आता हूँ, फिर रात में तुम्हारे साथ रहूँगा यार। सुधीर ने कहा, रमन तुम घर जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो बुला लूँगा, तुम भी आराम करो। रमन ने कहा, ठीक है यार, तुम अपना ख्याल रखना, कल सुबह आता हूँ, ओके। और अपने घर चला गया। रमन घर तो आ गया था, लेकिन उसके दिल दिमाग में सिर्फ रूही की हरकतें और उसकी बातें गूंज रही थी। रमन सुधीर को बताना चाहता था पूरी बात, लेकिन आज वो बहुत डिस्टर्ब है। 1-2 दिन बाद बताऊंगा सारी बातें, सुधीर समझ जाएगा। यही सोचते हुए उसे नींद आ गई। सुधीर ने रूही के रूम में जाकर देखा और उसके सारे फैले हुए सामान को देखने लगा और कहा, क्या हुआ था रूही, जो तुमने ऐसा किया, मुझे तो बताना था। तुम्हें क्या चाहिए था, मैं तेरे कदमों में वो सब ला कर रख देता। और फिर रोने लगा। सुधीर ने जैसे एक लाल डायरी देखी जिसमें रूही लिखती थी अक्सर, उसे उठाकर पढ़ने लगा। रूही ने अपने प्यार के बारे में लिखा था। वो उसे बेहिम्तिहा प्यार करती है, अगर वो उसे नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देगी। तुम्हें मेरा होना होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार किया है। सुधीर की सुधीर को नींद आ गई और वो वहीं डायरी छोड़कर सो गया। सुबह 11 बजे रमन नाश्ता लेकर आया सुधीर के घर। सुधीर उठकर नहा धोकर तैयार बैठा हुआ था, आंखें उदास सूजी हुई थी। रमन ने उसे प्यार से समझाकर नाश्ता कराया। दोनों ने साथ में नाश्ता किया। सुधीर का नौकर दीनू काका कॉफ़ी लेकर आए दोनों के लिए और कहने लगे, बिटिया ने कल मुझे छुट्टी दी थी, काका आप जाओ, अपनी बेटी से मिलकर आ जाओ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे जाना नहीं चाहिए था। सुधीर ने कहा, आपकी क्या गलती है काका, जब मैं खुद भाई होकर उसे नहीं समझ पाया उसके दिल में क्या है। रमन ने कहा, सुधीर, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इतने में ही सुधीर के मामा और मामी आ गए तो सुधीर उनसे बात करने लगा। रमन ने बहुत कोशिश की कि ये दोनों जाएं तो वो सुधीर से रूही की हरकतें बताएं, लेकिन उसके मामा मामी बाहर से आए हुए थे तो वो तीजा करके ही जाएंगे, इसलिए रुक गए। रमन, अच्छा सुधीर, मैं चलता हूँ यार, अपना ख्याल रखना। और वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन तीजा में रमन के घर वाले गए थे सुधीर के घर। रमन की मोम सुधीर को बहुत देर तक समझा कर आई, देखो बेटे, जो होना था वो हो गया। रमन ने सुधीर को फ़ोन किया, मैं कुछ काम से अपने फार्म हाउस आया हूँ यार, 2 दिन लग जाएंगे। सुधीर ने कहा, ठीक है। सभी मेहमान चले गए थे। रात में सुधीर रूही की डायरी लेकर पढ़ने बैठ गया तो पढ़ते हुए, रमन, आई लव यू, तुम्हारी रूही। सुधीर को जैसे किसी ने 2 माले से धक्का दे दिया हो। रमन, रूही का प्यार, ये कैसे हो सकता है। रमन ने मुझे क्यों नहीं बताया। जब रूही छत से कूदी तो रमन को कैसे मालूम।
तभी सुधीर सोचने लगा कि मुझे अपने घर की सीसीटीवी कैमरा का ध्यान क्यों नहीं आया। उसने 2 दिन पहले की सारी डिटेल खंगाली। सुबह दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। सुधीर ये देखकर रोने लगा। फिर आगे क्या देखा, रूही हॉल में बैठी हुई है, किसी को फ़ोन कर रही है। फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रमन आया। सुधीर, रमन मेरे घर में क्यों? फिर रूही आई, रमन को गले लगा लिया। उसके साथ रमन ने उसे धक्का देकर अपने से दूर किया। थोड़ी देर दोनों में बहस हुई और रूही दौड़ते हुए वहां से चली गई। सुधीर, तो रमन है मेरी रूही का कातिल। छत के कैमरे में देखने से पता चला कि रूही कह रही है, तुमने पुलिस बुलाकर ठीक नहीं किया रमन। और फिर वो कूद गई। सुधीर ने जोर से चीखा। रमन गुस्से में अपना रिवॉल्वर जेब में रखा, कार स्टार्ट करके रमन के फार्म हाउस पर आ गया। रमन ने सुधीर को देखा। आओ सुधीर, अच्छा किया यार तुम यहाँ आ गई। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। सुधीर ने जोरदार थप्पड़ रमन को मारा और गुस्से से चीखते हुए, क्या बताएगा? रूही को कैसे मार डाला तूने? रमन, प्लीज सुधीर, मैंने रूही को नहीं मारा, तुम्हें यही तो बताना चाहता था। सुधीर ने गुस्से से रिवॉल्वर निकालकर गोली चला दी रमन के ऊपर। रमन 2 बार बचा, तीसरी गोली पेट में लग गई। रमन चीख कर गिर गया और सुधीर वहां से निकल गया। गोली की आवाज़ सुनकर फार्म हाउस पर काम करने वाले लोग दौड़कर आए और साहब को गोली लग गई। ड्राइवर ने उसे पास के ही कस्बे के हॉस्पिटल में लेकर गई। इसी बीच रमन की मोम को कॉल कर दिया, वो भी हॉस्पिटल पहुंच गई। ये है मेरी कहानी, रमन ने कहा। रजिया, मेरी कोई गलती नहीं है। रूही दिमाग की गोली खाती थी, ये जानते हुए भी सुधीर ने मुझे गोली मारी थी और उसी दिन से हम दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। हम दोनों ने अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, लेकिन सुधीर अभी भी मेरा दुश्मन बना बैठा है, मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। रमन ने पूरी कहानी रजिया को बता दी। रमन, बताओ क्या गलती है मेरी? सुधीर को समझ नहीं आ रहा है, जबकि जानता है रूही की हर जिद पूरी करके उसे इस हाल में पहुंचाने वाला खुद सुधीर है। रमन ने पूछा, जिया, तुम बताओ तुमने ये बात जानने की जिद क्यों की? रजिया ने रमन के सीने से लगकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले मेरे रूम में कोई आया था, शायद वही सुधीर हो। मुझसे कह रहा था रमन की लाइफ से दूर हो जाओ वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं रमन को खुश नहीं देख सकता हूँ। उसने मेरी छोटी सी दुनिया उजाड़ दी, वो मेरे बारे में सब जानता है। रमन, हाँ यार वही सुधीर है। कैसे समझाऊं उसे रूही के साथ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया? रजिया, एक बार उससे मैं मिलना चाहती हूँ और तुम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करना चाहती हूँ। रमन, नहीं जिया नहीं, वो बहुत गुस्से में है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सुधीर अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। रजिया, फिर भी मुझे एक बार मिलकर तो देखने दीजिए। रमन जिया को अपने सीने से कसकर भींच लेता है। नहीं जिया, नहीं मेरी जान, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। रजिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रमन, तुम मेरी ज़िंदगी हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। रमन, कुछ नहीं होगा मेरी जान, तुम साथ हो मेरे, तो क्या गम है। रमन, सुबह के 4 बज चुके हैं मेरी जान, अब मैं चलता हूँ, दोपहर में मिलता हूँ। रजिया, मैं सुबह 11 बजे निकल जाऊँगी। रमन, रिसेप्शन तक तो रुक जाओ यार। रजिया, मोम रुकेंगी? मुझे कल शाम तक हॉस्पिटल पहुँचना है, 2 बार कॉल आ गया है। कल रात में बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं, उनसे मिलना है, मीटिंग है। रमन, मैं अब सुबह तक यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। और रजिया का गोद में सिर रखकर सो गया। रजिया, वाह क्या बात है, आपको तो मौका मिल गया। रमन, सोने दो ना यार मुझे मेरी जान की गोद में। दोनों पूरी रात ऐसे ही काट दी एक दूसरे से बात करते हुए। सुबह के 6 बज चुके थे। रजिया ने कहा, रमन सुबह हो गई है यार, तुम जाओ, मुझे भी तैयारी करनी है। रमन, नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, अब मैं भी नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। जिया, बहुत मुश्किल है जान। रमन की आंखों में नमी सी आ गई थी। रजिया ने रमन के माथे को चूम लिया और उसकी आंखों को पोंछते हुए कहा, जो हाल तुम्हारा है रमन, वही मेरा भी है। मैं तो सोच रही हूँ और सोचकर ही घबरा रही हूँ, मुझे आज तुमसे दूर जाना है। जिया की आंखें भी भीग गई थी। रमन ने भींच कर उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम मुझे एक बार दिल से याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे सामने रहूँगा जान। रजिया ने कहा, जब तुम सामने नहीं होते हो तो बहुत खलता है, तुमसे कितना प्यार है ये पता चलता है। रमन, आई लव यू जान। रजिया ने रमन को कहा, जाओ रमन, घर वाले उठ जाएंगे।
रमन ने जिया के माथे को चूमा और कहा, जाने का मन तो नहीं कर रहा है जान, पर तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। जिया, ठीक है अब जाओ यार, फिर मिलते हैं। रमन चला गया तो रजिया की आंखों में आंसुओं की बारिश होने लगी। उससे दूर जाने का गम, ऊपर से सुधीर के बदले लेने वाली बात से 10:30 को रमन आ गया रजिया को लेने। रजिया ने सबसे इजाज़त ली और अपने मॉम को अपना ख्याल रखने और घर जल्दी आने को बोलकर चली गई। रमन ने जिया को छोड़ तो दिया था, लेकिन अंदर से उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रमन ने जिया से कहा, पहुंचते ही कॉल करना मुझे, मैं इंतज़ार करूंगा। रजिया ने रमन से कहा, अपना ख्याल रखना जान। सुधीर के बारे में किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसकी बात सुधीर मानता हो। रमन, तुम टेंशन मत लो मेरी जान, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा सुधीर के लिए। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।